जेएनयू तशद्दुद पर मुख्तलिफ सतहों पर एक्शन जारी है। क्राइम ब्रांच की तहकीकात, आला सतह की मीटिंग्स, एहतजाज और सियासी सतह पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी जारी। वहीं इस हमले की आग पूरे मुल्क में दिखाई दे रही है। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। जेएनयू तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। FIR भी दर्ज कर ली गई है। नकाबपोशों की शनाख्त का दावा भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ मरकज और रियासती हुकूमत की मीटिंग्स भी हो रही हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हुकाम के साथ मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया तो वजीर दाखिला अमित शाह ने LG से बातचीत की। वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले पर जेएनयू नुमाइंदों से बातचीत करने की भी हिदायत दी है। मुंह को कवर करके अंदर घुसे जा रहे थे। हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे बट उतने में ही लड़के बाहर अंदर आने लगे नकाब पहन के, और उनके हाथ में रॉड्स थी, लाठियाँ थी, डंडे थे, और मैं अपने कमरे में जाना चाह रहा था बट किसी ने मुझे रोका, बोला कि अब अकेले रहना सेफ़ नहीं है, सबके साथ में रहो। तो मैं ऊपर चला गया बट इतने में ही बहुत सारे लड़के जो नकाब पहन के रखे थे, हम हाथों में उन्होंने डंडे, रॉड्स और लाठियाँ रखी थी, वो ऊपर आने लगे। तो मैं किसी के कमरे में जाके छुप गया और कमरे में 7-8 लोग थे, और फिर भी कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया गया था, लेकिन कमरे में लॉक होने के बावजूद वो लोग कमरे को तोड़कर अंदर आ गए। मैं बालकनी में आ गया। बालकनी में मुझे 2 लाठियाँ मारी गई यहाँ पे चेस्ट में मेरे, और बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से मुझे नीचे फेंक दिया गया। मैं नीचे गिरा, पैर के बल गिरा। एक पेड़ थी, पेड़ की मैंने डाली, उसको पकड़ लिया, जिसके कारण मैं नीचे गिरते समय प्रेशर थोड़ा कम पड़ा मेरे बॉडी पे, बट मैं राइट साइड से गिरा अपने बॉडी पे, तो मेरा एल्बो में चोट लगा। फिर मैं वहाँ से दौड़ा वो बाउंड्री क्रॉस करके उसके पार चला गया, और किसी प्रोफेसर के फ्लैट में मैं जाकर मैंने नॉक किया। वहाँ जो भी प्रोफेसर का फ्लैट था उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। 3-4 घंटे मैं था वहाँ, मुझे फर्स्ट एड दी गई, और फिर मुझे 3-4 घंटे के बाद 11-12 बजे हॉस्पिटल एम्स ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया था। और देखिए सर, आपके सामने ये अननोन नंबर से मेरे पास बार बार कॉल्स आ रही हैं, और मैं रिसीव नहीं करूंगा तो फिर बार बार कॉल आएगी और मुझे धमकियां मिल रही हैं। और उससे पहले की कहानी ये है कि 6:50 पे कुछ लोग आते हैं और दरवाजे को तोड़ते हैं। विंडो ऊपर आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा सर। अभी ये शीशे सारे हटा दिए गए हैं ताकि पैरों में न लग जाएं। और मीडिया का आगमन, पुलिस का आगमन तब हुआ जब हम घायल अवस्था में थे और हॉस्पिटल से आ गए। कुंडी टूटी हुई थी। कुंडी टूटने के बाद मेरे को सर सरिये से मारा पीठ पे, और मेरा पूरा सर हाथ सूजा हुआ है, और मैं कहता रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। वो कहते रहे, एक कहता रहा कि झूठ बोल रहा है, एक कहता रहा नहीं रहने दे। तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी सर, और नशे में वो बिल्कुल निर्दयी तरीके से निडर होकर मार रहे थे, और उनको कोई ये एहसास नहीं था कि कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जेएनयू के मेन गेट और साबरमती हॉस्टल के हालात का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। कल जेएनयू पर कुछ नकाबपोशों का हमला हुआ था, वो यहाँ पर पहुंचे थे, और बहुत बड़ी तादाद में यानी 34 जो छात्र हैं वो तो एम्स पहुंचे थे जहाँ पर उनका इलाज हुआ था। ये साबरमती हॉस्टल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ की बात सामने आई है, और यहीं की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ लोग हथौड़े लेकर के, लाठियाँ लेकर के खड़े हुए हैं। ये पूरा वो इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा तोड़फोड़ की गई है। अब कैसे वो लोग दाखिल हुए, और ये देखिए ये वो डंडा है जो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कि ये भी इस पूरे डंडे का कहीं ना कहीं इस पूरे मारपीट के अंदर, तोड़फोड़ के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये एक देखिएगा चिट लगाई गई है। ये आखिर क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ के हॉस्टल के जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे लेकर। ये चिट क्या है? देखिए, इस चिट में बेसिकली इस हॉस्टल के 2 वार्डन्स का नाम है। एक राम अवतार सर का नाम है, एक प्रकाश चंद्र साहू जी का नाम है। वार्डन्स जो होते हैं जेएनयू के सारे हॉस्टल में, उनका जो घर होता है वो संलग्न होता है। वो संलग्न इसलिए होता है और ताकि वो 24 घंटे और 7 दिन जो है हमारी सुरक्षा में यहाँ पे मौजूद रहें। और हॉस्टल जो है बहुत सेफ स्पेस माना जाता है। साबरमती हॉस्टल जो है कोएड हॉस्टल है, इस तरफ लड़कियां भी रहती हैं, इस तरफ लड़के भी रहते हैं। तो इस ऐसे सूरत हाल में वार्डन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि इनकी कहीं ना कहीं गलती थी इसमें? हाँ जरूर, क्योंकि सिक्योरिटी का भी बात हो रहा है। यहाँ पे साइक्लोप्स का सिक्योरिटी लाया गया, और जहाँ पे
पे 27,000 एक सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दिया जाता है। यहाँ पे अगर उस टाइम में कुछ वायलेंस हो रहा है, शाम से ही वायलेंस हो रहा था, तो पहले से क्यों नहीं वीसी साहब ने सिक्योर किया कि यहाँ पे पुलिस रहे। साबरमती में 5 बजे जो वायलेंस हुआ उसमें मेरे ही क्लासमेट को जो है सर पे यहाँ पे चोट आया, जो पहले फोटो सर्कुलेट हुआ था। नहीं, अभी खबर आई है कि राम अवतार मीना ने यहाँ से वार्डनशिप से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस्तीफा देना जो है उनकी अपने पद से, मतलब वो अपने पद की गरिमा को निभा नहीं पाए, ठीक है ना। वो उनकी जिम्मेदारी की जो मतलब जो अक्षमता है अपनी जिम्मेदारी निभाने में, उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं वो छात्रों से नजर नहीं मिला सकते हैं। वो जब वापस आएंगे इस हॉस्टल में रहने के लिए तो छात्र उनसे सवाल करेंगे कि भाई आपके रहते में हथौड़े लेकर लोग लड़कियों पे चला रहे हैं। आपने अगर वीडियो फुटेज देखा हो सर, तो हथौड़े हैं हाथ में बड़े वाले, जिनसे बिल्कुल हथौड़े हैं। लेकिन हम अब आपको अंदर लिए चलते हैं कि किस तरह के हालात का सामना यहाँ पर लड़के और लड़कियों को करना पड़ा है। ये तो एरिया हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन आपको एक चीज और दिखाते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे कि ये लोग रोकने में उनको नाकाम हो गए। लेकिन तो ये सिक्योरिटी गार्ड का एरिया है। बिल्कुल हॉस्टल में आप दाखिल होते हैं तो वहीं पर ये होता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, यहाँ मेस का एरिया है, जहां पर आपको टूट फूट के निशान दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि आसपास शीशे तोड़ दिए गए हैं। तो ये वो इलाका है जो बताता है कि यहाँ पर जो है किस तरह के हालात गुजरे हैं। तो ये पूरा इलाका है। मैं आपको कुछ अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो एरिया है, मेस का एरिया है, कॉमन रूम है, वो मेस का दरवाज़ा और कॉमन रूम है। तो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उस वक्त कितने तलबा रहे होंगे, कितने छात्र रहे होंगे? जी, लगभग ये इस हॉस्टल की कैपेसिटी लगभग 300 की है। तो लगभग शाम के वक्त में 100 से 150 लोग रहते हैं। उसमें 100 के करीब लड़कियां थी, 150 के करीब लड़के थे। और मेस की टाइमिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। यहाँ पे 7 बजे जो है मेस का खाना शुरू हो जाता है। तो लोग धीरे धीरे मेस की तरफ कूच करना शुरू कर दिए थे, जब अचानक जो है ये गुंडों का जो हुजूम जो है इस हॉस्टल पे हमला बोलता है। कितने लोग इस हॉस्टल में घुसे थे? क्योंकि बताया गया कि बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में, इस पूरे हॉस्टल के अंदर आए थे। हाँ, लगभग 50 से 60 के लोगों में, कुछ लोग तो 100 तक भी बता रहे, लेकिन जितना हम देख पाए, चूंकि हमें भी चेस किया गया और हम भी भागे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन, आपको अगर किसी राजनीतिक दल से दुश्मनी है तो आप उनसे दुश्मनी निकालिए, राजनीतिक तरीके से निकालिए ना। आम छात्रों पे, आम टीचरों पे इस तरह से हमला क्यों किया गया? इंडिविजुअली टारगेट करके जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्या ये वो सिर्फ यहीं तक आए थे या ऊपर भी गए, सब जगह गए? उन्होंने शुरुआत की पेरियार हॉस्टल से, वहां से कई हॉस्टल, नर्मदा हॉस्टल गए, यहाँ आए, मेरे ताप्ती हॉस्टल में आए, और सारे हॉस्टल में एक के बाद एक हुड़दंग किया। हाथ में उनके धारदार हथियार थे, जानलेवा हथियार थे, और उससे बाकायदा अटैक किया। ताप्ती हॉस्टल में घुसे, जो मेस स्टाफ थे, मेस स्टाफ के जो वो बेलचा होते हैं, जो जिससे वो खाने बनाने की जो सामग्री होती है, उसे उठाया उन्होंने हथियार। आप क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहीं के हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आपने खुद क्या फेस किया है? हमने खुद ये फेस किया कि जब हम यहाँ पे साबरमती में खड़े थे तो अचानक लोग उधर से पत्थर चलाना शुरू किए, और बिना देखे कि सामने कोई फिजिकली हैंडीकैप खड़ा है, कि सामने कोई न्यूट्रल लड़का खड़ा है, सामने कोई बूढ़ा खड़ा है, बिना देखे बड़े बड़े हथियार उन्होंने चलाना शुरू किया। कई लोगों को चोट आई, मेरे को भी यहाँ पे पेट में लगी है चोट, ठीक है। फिर हम भागे, कुछ लोग, चूंकि ये नजदीक, ये उस यहाँ क्या गर्ल्स के एरिया में भी घुसे थे? क्योंकि गर्ल्स का एरिया, बिल्कुल गर्ल्स एरिया में बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपको हम गर्ल्स एरिया की तरफ ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो गर्ल्स का एरिया है, आखिर वहां पर क्या कुछ गुजरा है और किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों ने, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई। ये देखिए, ये वो इलाका है जिसको आप देख सकते हैं। अंदर जाना अलाउ नहीं है जी, लेकिन यहाँ तक वो पूरे अंदर तक गए वो लड़के, और ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, बहुत ही सेफ प्लेस है यहाँ पे, इसलिए गार्ड की यहाँ तैनाती की जाती है। लेकिन वो लड़कियों को यहाँ तक चेस किया और हथौड़े से हमला किया उन लोगों पे, पत्थर चलाए हैं इस तरफ से। उधर पहले वो लोग हुड़दंग किए, बॉयज भी वहाँ हुड़दंग करने के बाद फिर वो इस तरफ भी कुछ किए, और उनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, नकाबपोश में कुछ लड़कियां भी शामिल थी। उन्होंने बाकायदा हथौड़े चलाए हैं लोगों पे। तो ये देखिए, ये पूरा जो मतलब सामने का एरिया है, सिर्फ वहाँ पर इस तरह की तोड़फोड़ है। हम आपको कुछ बॉयज़ का जो विंग है वहाँ की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। उधर जेएनयू तशद्दुद पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दिल्ली में जारी एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क में तलबा और नौजवानों की आवाज दबाई जा रही है। सोनिया ने बयान में कहा कि जेएनयू वाकई से जाहिर होता है कि मुखालिफत की आवाज दबाने के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है।
जेएनयू कैंपस पर हमले पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी लीडर पी चिदंबरम ने कहा कि हम तेजी के साथ अनारकी की जानिब जा रहे हैं। जेएनयू मामला इसका पुख्ता सबूत है। चिदंबरम ने कहा कि तशद्दुद बर्पा करने वालों को शनाख्त करके 24 घंटे में इंसाफ किया जाए। वहीं जेएनयू तशद्दुद पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि जेएनयू पर हमला 26/11 के हमले जैसा है। हमलावर का चेहरा सामने आना चाहिए। युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। यूनिवर्सिटीज को जिस तरीके अब और अपना युवा कभी कल भी नहीं, आज भी नहीं और आने वाले कल में भी कभी भी डरपोक था नहीं और नहीं है। हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूंगा। जेएनयू मामले पर एमआईएम सदस्युद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखाते हैं। जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स पर हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे, सर जिस तरह से कल जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हमला हुआ, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका इस मामले में? मुझे इटली में वो ब्राउन शर्ट्स की तारीख याद आ गई कि कैसे वहाँ पर मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर हमला करना। और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने चेहरों को ढांप कर कवर करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर गुंडागर्दी करना, एक स्टूडेंट्स पर हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये सब क्या बताता है? ये हमारे भारत का कैपिटल है और दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है, ये पहला वाक़या नहीं है। जामिया मिलिया में हो गया, जेएनयू में हुआ, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे उनको सरकार की पूरी तायद हासिल है। और पुलिस के नाक के नीचे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को एक लड़की है, उस पर हमला होना, फिर बाद में जो लोग मालूम करने के हकीकत उन पे हमला करना, ये तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रहा है। सारी दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये कल ये मुल्क की क़यादत करेंगे, कल मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधों पे रहेंगी, और ये सरकार जो है इस तरह की हरकत कर रही है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और इनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हैं सरकार इसके पीछे है, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पीछे? बिल्कुल है, इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कैसा कोई बाहर का अंदर आ सकता है यूनिवर्सिटी में? जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है वो कैसे अंदर आ सकता है? और फिर उनको वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है, उन लोगों को वो धमकी दे रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। ये क्या हो रहा है? आप अंदर घुस के लेडीज़ हॉस्टल में हमला कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो देश के तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये जो गंदगी फैल रही है वो अब सबके घर तक पहुँचने वाली है। या ये मत समझिए कि रुक जाएगा, ये फैलने वाली है। ये सर गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जॉइंट कमिश्नर की, उसमें सर जांच क्यों करते हैं आप फौरन पकड़िए ना। आपके पास तो फेस रिकग्निशन ऐप है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, आपके पास पूरे कैमराज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बाहर के लोग घुसकर वहाँ पर मारपीट मचाते हैं, तूफान मचाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, क्या हमको डिसेंट का राइट नहीं है उन बच्चों को? और कितने ज़ख्मी हैं वो सरकार बताती भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। मैं इसको कंडेम करता हूँ, और ये इस तरह का हाई हैंडेड बिहेवियर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप सरकार में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इटर्नल पावर आपके पास हमेशा आप रहेंगे।
आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल आप है, कल आप नहीं रहेंगे, मगर आप जो मिसालें कायम कर रहे हैं, ये आप ही को हाउंड करेगा एक दिन। आज आप पावर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये कल एक दिन आप ही को तकलीफ देगा। ये जो आप शैतान आज पैदा किए हैं, ये कल आप ही को परेशान करेगा। ये जो आग आप आज शुरू किए हैं, वो इससे कल आपका ही घर जलेगा और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम नहीं बल्कि मोदी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। कुल मिला के जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पर कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब ये सीधा सा एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का, और उनका कहना है कि जांच की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने जेएनयू तशद्दुद मामले में अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्बन नक्सल तालीमी इदारों को बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने वाजे किया कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ हैं। सर, जेएनयू में विवाद हुआ है, उसमें आरोप है कि कुछ जो लोग थे वो नकाबपोश घुसे और अब राजनीति हो रही है, इसमें प्रियंका भी आ गई, दूसरे बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन नकाबपोश हैं? ये अर्बन नक्सल के लोग, कुछ लड़के मिलकर के जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थान को बदनाम करना चाहते हैं। और आज से साल भर पहले आप देखें, उसी शिक्षण संस्थान में शुरुआत कब से हुई? एक आतंकी का बरखी मनाया जा रहा हो और नारा लगा रहा हो, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और खड़े कौन थे? यही लोग, राहुल गांधी, केजरीवाल, कम्युनिस्ट, यही लोग खड़े थे। तो देश जानना चाहती है कि क्या अफजल गुरु की बरखी में वो कोई देश के भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे? ये लोग देश को, शिक्षण संस्थान को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या यही लोग इसके पीछे हैं, इसके हिंसा के पीछे? आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग एक आतंकवादी के बरखी में शामिल हों, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के कार्यक्रम में शामिल हों, यही राजनीति करना है, वो भी शिक्षण संस्थान में जाकर के। एक तो जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं, अच्छे लड़कों की पढ़ाई जा रही है, और उल्टे देश प्रधानमंत्री के ऊपर फासिज्म का आरोप लगाते हैं। ये तो अर्बन नक्सलिज्म का वहाँ खुला नंगा नृत्य करा रहे हैं। ये देश देख रहा है और समय आ गया है अब इस पर निर्णय लेने का। देश निर्णय ले रहा है कि कुछ लोग मिलकर के जेएनयू को ग्रैब करना चाहते हैं। जेएनयू हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। गृह मंत्रालय अपना काम कर रहा है, करेगा, देश के सामने आएगा। तो गिरिराज सिंह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और वामपंथी दल इसके पीछे हो सकता है। ये देश जानना चाहता है और शिक्षण संस्थान को बदनाम किया जा रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। दिल्ली असेंबली चुनाव की तारीखों का कुछ ही देर में ऐलान होने वाला है। करीब 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में दिल्ली में इंतखाबात हो सकते हैं। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने कहा कि हम दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। मनोज तिवारी ने पार्टी के जीत का भी दावा किया। सारी तैयारी हो चुकी है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथि आए, क्योंकि आपने कल भी देख लिया होगा कि हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। एक बूथ से 3 लोग, और आईजी स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो जहां कार्यकर्ता मिल कर के 40,000 बैठ जाएं, आईजी स्टेडियम में जगह न मिले, उनको बाहर स्क्रीन पे देखना पड़े। अमित शाह जी का इतना जोशीला जो स्पीच है वो ले करके घर घर गए हैं, और अमित शाह जी स्वयं गलियों में घूम करके अभियान कर दिया है, उस श्री गणेश कर दिया उस अभियान का, जो घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के सारे
किए हुए कार्य को बताएंगे और दिल्ली के साथ जो दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी ने छल किया है, पीछे जो 15 साल कांग्रेस ने रोता तड़पता छोड़ दिया दिल्ली को, उसका पर्दाफाश करेंगे। जेएनयू हिंसा की अगर बात करें, लगातार उस पर राजनीतिक रंग चढ़ता आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि अब उसकी दिल्ली के दिल में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को पहले से पता है कि हम तो जनादेश दे करके हमको देश के लोगों ने एकदम ऐसा कर दिया कि रीजनल पार्टियों से भी छोटे आ गए। तो इनकी बौखलाहट, हार की बौखलाहट, जनाधार विहीन होने की बौखलाहट, ये लोग छात्रों में सड़कों पे हिंसा करा रहे हैं। दिल्ली और देश देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो आका लोग इनके जो पीछे हो करके छात्रों को भ्रमित करके हिंसा करा रहे हैं ना, इनको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। सामूहिक रूप से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कमल को चुनने की प्रार्थना कर रहे हैं और सबको पता है बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमारा वादा है साफ पानी का, हमारा वादा है स्वच्छ हवा का, स्वच्छ पर्यावरण का, प्रदूषण मुक्त दिल्ली का। हमारा वादा है, कल आपने सुना होगा अमित शाह जी को, रिवर फ्रंट ऑन जमुना। पहली बार ये गृह मंत्री किसी होम मिनिस्टर के मुख से आया है। अब दिल्ली तैयार हो जाए यमुना किनारे सैर करने के लिए, और एक ऐसी यमुना का जल जिसमें कोई भी नाला नहीं मिलेगा, नालों की अलग नहर होगी, और रिवर फ्रंट के बाद यमुना ऐसी स्वच्छ होगी कि उस पानी को हम और क्लीन करके लोगों को पिलाएंगे, और हिमालय से आने वाला जो जल है उसी को संरक्षित करके दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां दुनिया भर से लोग वैसे ही आएंगे जैसे सरदार सरोवर डैम पे आजकल जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट आज इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर के बाहर खड़ी हुई हूं। आप देखेंगे तो यहां पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी दिखाई दे रहे हैं और कई लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से ये खबर थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, तो इसको देखते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने साफ कर दिया है कि जो लोग आना चाहें उनका स्वागत है। और अब इंतजार है चुनाव की तारीखों का। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा। और इसके साथ ही तैयारियों की बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यह भी साफ कर दिया है कि हमारी तैयारियां पूरी है और इस बार दिल्ली में 21 साल का वनवास जरूर खत्म होगा। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। से प्रयाग में माघ मेला शुरू होने जा रहा है। मेले की तैयारी जारी है। मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कश्मीर से भी यात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सर्वेश दुबे ने कश्मीरी श्रद्धालुओं से खुसूसी बातचीत की। तीर्थराज प्रयाग में दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन के बाद पूरे देश से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम की रेती पर 10 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले ही यहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं जो जम्मू से आए हैं। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जबकि यहाँ पर माघ मेले का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ से पहुँचे हैं। और धारा 370 हटाए जाने के बाद किस तरह से वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं और अपने आप को पूरे देश में जो है शामिल महसूस कर रहे हैं और वहाँ के क्या हालात हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि धारा 370 हट चुकी है, क्या हालात हैं जम्मू के, और अब आप लोग वहाँ से बाहर निकलकर जब देश के दूसरे हिस्सों में आ रहे हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जम्मू में काफ़ी पीसफुल है, पहले से ज़्यादा अच्छा है। मोदी जी के राज में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट के भी काम चल रहे हैं। 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से हम यहाँ पूरा ग्रुप यहाँ पे आया है तो हमें यही महसूस हो रहा है कि वहाँ पे और यहाँ के हालात सेम है। हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो निश्चित तौर पर संगम नगरी जो लोग पहुँचे हैं जम्मू से, उनका ये कहना है कि अब पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे भी यहाँ पर हैं कि अब धार्मिक यात्रा पर इन श्रद्धालुओं का ये दल निकला है जो कि गंगा सागर और काशी होते हुए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सूफियाना कलाम रूह और दिल के सुकून का जरिया है। सूफियाना कलाम अमन मोहब्बत का पैगाम है। सूफियाना कलाम सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेता है। तो आप भी सुनिए सूफियाना कलाम।
सूफियाना कलाम में मौसीकी और रक्स के जरिए रूह के लिए सुकून पाने की कोशिश की जाती है। कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग सूफीज़्म के पैरोकार हैं। सूफीज़्म की रवायात, सकाफत और अदब पर एक गहरी छाप रही है। सूफियाना मौसीकी में मौसीकारों और गुलकारों का एक ग्रुप हारमोनियम, तबले, संतूर और ढोल जैसे साजों की मदद से मशहूर कुन कलाम पेश करता है, जो कानों में रस घोलना शुरू कर देता है। सूफियाना मौसीकी जो है, इसमें दो पहलू हैं। एक तो सूफियाना कलाम है, दूसरा है संगीत। इसका ये सदियों से चलता आ रहा है सारी दुनिया में, सारी कायनात में। असल में दिल का मुकाम जो होता है, उसको तहकीक करने के लिए संगीत की अहम ज़रूरत होती है। संगीत जो है ये दिल से वाबस्ता है, इंसानियत का दरस है। तो गमों के ज़ौलान से आज़ाद होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, रूह को सुकून देने का सूफियाना संगीत है। इसलिए इस मामले में ये तो इन चंद सेकंडों में इस पर सारी मैं बहस नहीं कर सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, मगर ये रूह का सुकून है, ये इंसानियत का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है। कहा जाता है कि तकरीबन 5 सदी पहले मौसीकी की ये सिन्फ पर्शिया यानी ईरान से कश्मीर आई थी। सूफियाना मौसीकी ने कश्मीर के लोगों की परेशानियों और तकलीफों के इजहार में अहम किरदार अदा किया है। सूफियाना कलाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है। हेचनस अब्दुल गनी नमतली सोबन युजन ये सो हेचनावान बी सूफियानुक मकसद यह कत यह रूहस दिवान सुकून। बी अत मज बड़ बार खसूसियत यह कत अगर अत मज तकलीफ आशा कंस तथ तिथि मुकाम दवा अमे सस गसान तकलीफ दूर। आदम ओस, आदम पकान, आदम रोज तो आदमी गसी आदमियत हेचुन, यह छोट माने। बाकी यथ नफरत किस दुनिया मन आम परवदिगारस बह मंगान उम्र रसीद बस 40 वुहर नमाज पढ़ मंगान खुदाई ताला परवदिगार यस यह नफरत दुनिया मन यह कर तो मोहब्बत मज तब्दील। सूफियाना कलाम में ऐसी तासीर है कि इसको सुनकर लोग झूमने लग जाते हैं। सूफियाना से वाबस्त यह असली बनोमुत हब खतून शाह चक यमिक बादशाह कुन मलिका तू यो मकामी रास्ते कश्मीर बनोमुत बाकी यह सा यह मुकाम अनमत सूफियाना यह सा यह पंजाबी कौशर पे रागन मज यह सा यह बंदिश कर्म मुकाम मज कर्म कुस मुकाम कम सात लगे दोहलिक अलग यह सा यह नाइटिक अलग रातस लगान तम अलग तो प्रत कुन मुकाम पन पन यह सा यह काशिर पे खसूसियत यह प्रत कुन दाजन दवा 60 वरी पे पोत सूफियाना मौसीकी ये चलान तो सानो जदो अजदादो पे चलान यह अम सरूद ये मिलान तो अम सह मोहब्बत बढ़ान अक सुन तो लिहाजा कर वनुक ताम वोत बोजान पकनावान तो बोजान जन यह कौशर कल्चर सोन अत सठा अहम वाबस्तगी यह पत वतुक मीरास रोदमुत तो अत ब्रोह पे खास वाबस्तगी कौशरस कल्चरस सत और वनुक तामत यम जन पतिम सान पीढ़ यम जन नई तम तत वनकस रंजनावन कोशिश करान।
बुजुर्गों ने सूफियाना मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में अपना किरदार अदा किया है। मकामी फ़नकार अब इस रिवायत को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में बाकायदा तौर पर तलबा को इसकी तरबियत देने और सूफियाना मौसीकी के मुकाबले मुनक़िद किए जाने चाहिए, ताकि नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इनकी सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा हो सके। वहीं हुकूमत को भी चाहिए कि वसी पैमाने पर सूफियाना कंसर्ट्स का एहतमाम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।